Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about electoral bonds and electoral trusts. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शंस इन इंडिया या इन पॉलिटिक्स। देखिए, ब्लैक मनी के कारण होता क्या है कि अनस्क्रूपलस पीपल इंटर इनटू पॉलिटिक्स। दे इंटर इनटू पॉलिटिक्स बाय वोट बाइंग। तो जो करप्ट लोग होते हैं वो वोट खरीदते हैं और उसके मदद से वो पॉलिटिक्स में इंटर कर जाते हैं। So that is against the concept of democracy, because democracy means rule of people. In a country like India where majority of the people are poor, yet only rich people get into politics. About 88% of the legislators in Lok Sabha were having net worth in crores. 88% लोग जो हैं करोड़पति थे। ऐसे देश में जहाँ पे पॉवर्टी इंसिडेंस इतना ज्यादा है, सो दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि यूज ऑफ money power in politics is leading to uneven playing field. Poor people are only theoretically capable of entering into politics, but practically the doors are shut for them. Use of black money or money power in politics leads to mafia politicians nexus also, because politicians need a lot of electoral fund before elections. Crony capitalism या crony politics, criminalization of politics, all such problems happen because of excessive use of money in politics, especially black money in politics. तो ब्लैक मनी का पॉलिटिक्स में फ्लो होने को कर्व करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल, कैश डोनेशन हैज बीन लिमिटेड टू 2000 रुपीज एट ए टाइम। एक बार में कोई भी इंसान बस 2000 रुपए का ही कैश डोनेशन कर सकता है, लेकिन कितने बार कर सकता है उस पर लिमिटेशन नहीं है। अब दो आपको 20,000 देना है तो 10 बार दे दीजिए, 2 लाख देना है तो 100 बार दे दीजिए। ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स में आप कैश डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन 2000 ही एक बार में कर सकते हैं कैश डोनेशन। ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट अ वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म टू curb the flow of black money in politics. That is why the concept of electoral trusts and later on electoral bond schemes were brought. इलेक्टोरल ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आई थी यूपीए की सरकार 2013 में। इलेक्टोरल ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से क्या किया जा सकता है कि कोई भी एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत एक कंपनी रजिस्टर्ड है, वो कंपनी अलग से एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकती है, इलेक्टोरल ट्रस्ट। और कोई भी एक आम डोनर है जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है। देखिए, आप किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली, प्रमोट करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आप फंड कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली लीगल, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी में आप बिलीव करते हैं उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को फंड की जरूरत होती है। यू वांट दैट आइडियोलॉजी टू कम अप, सो यू कैन गिव फंड टू दैट पार्टी। फंड देने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कैश फंड आप एक बार में सिर्फ 2000 रुपए ही दे सकते हैं। दिस मैकेनिज्म हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू restrict the flow of black money और excessive money in politics. दूसरा तरीका लाया गया इलेक्टोरल ट्रस्ट का, कि कोई एक कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट खोलेगी और इस इलेक्टोरल ट्रस्ट का काम क्या होगा कि कोई भी डोनर चाहे तो इस इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा डाल सकता है और फिर बोल सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फंड डोनेट करना चाहता हूँ। तो ट्रस्ट का काम ही होगा कि डोनर से पैसा लेगा और जिस पार्टी को वो पैसा डोनेट करना चाहता है उस पार्टी को वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो नियम ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विच इज रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, उसको फंड मिल सकता है बाय ए डोनर वाया एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, and the trust must donate 95% of the contribution received in a financial year to the political party as per the direction of the donor. तो जितना भी इसको फंड मिला कम से कम 95% तो उसी साल ट्रांसफर हो जाना चाहिए, अपने होल्ड करके नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्टोरल ट्रस्ट
के थ्रू पैसा कम ही फ्लो होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, 400-500 करोड़ हर साल, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो एक नया कॉन्सेप्ट है रिलेटिवली, जो 2018 में लाया गया, उसके थ्रू बहुत ज्यादा फंड फ्लो होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लगभग 15,000 करोड़। कहाँ इलेक्टोरल ट्रस्ट में 400 करोड़ 500 करोड़, यहाँ पे 15,000 करोड़। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम थे, अभी भी ये फंक्शनल है, बट इनका इस्तेमाल कम होता है। दे वर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, कौन कंट्रीब्यूटर है, किस पार्टी को उसने कंट्रीब्यूट करने के डायरेक्शंस दिए हैं, दिस इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी नोन बाय कॉमन पीपल ऑल्सो। फिर लाया गया 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज ब्रॉट एज ए रिजल्ट ऑफ फाइनेंस बिल। 2017 में फाइनेंस बिल लाया गया, 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंप्लीमेंट कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के हिसाब से कोई भी इंसान अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहता है तो वो एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, और वो बॉन्ड फिर वो पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा जिसको भी वो फंड करना चाहता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को जाकर के इनकैश करा सकती है। बॉन्ड जो है वो 1,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का या 1 करोड़ का भी हो सकता है, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। यानी कि 100 करोड़ करना है तो आप 100, 1-1 करोड़ के 100 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लीजिए। So under this scheme, any registered political party that has secured 1% vote in last general election can get electoral bonds. मैंने आपको बताया हाल फिलहाल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग के लिए एज कंपेयर टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अगर देखा जाए काम कैसे करते हैं तो वो समझते हैं इस फिगर की मदद से। मान लीजिए कि जेठालाल जी हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं, इनकी इस पॉलिटिकल पार्टी से आइडियोलॉजी मैच करती है एंड ही वांट्स टू डोनेट दिस एनी पर्टिकुलर पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जिसकी भी इच्छा हो, मान लीजिए आप सोच लीजिए। तो जेठालाल जी क्या कर सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक पर्टिकुलर ब्रांच है, इसी के लिए ओपन किया गया है, जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिकते हैं, वहां पे 1 लाख रुपए जमा कराएंगे और 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड उठा करके दे देंगे वो इस पॉलिटिकल पार्टी को जिसको भी वो सब फंड देना चाहते हैं, और ये फिर पार्टी वो इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करा करके 1 लाख रुपए ले लेगी। अब देख करके तो ये प्रोसेस पे ठीक ही लग रहा है, बट द प्रॉब्लम विद दिस प्रोसेस इज दैट इसमें किस पार्टी को कितना फंड मिला, किसने डोनेट किया, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, एनोनिमस हो जाता है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में कंपनी है, और वो कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट खोलती है, डोनर डोनेट करता है। दिस इज ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। इलेक्टोरल बॉन्ड इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एनोनिमिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अगर टेक्निकल बातें बताई जाए, फैक्चुअल चीजें पीटी पर्सपेक्टिव से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज टू इशू एंड इन कैश दीज बॉन्ड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं और वहीं से इनकैश कराया जा सकता है। And electoral bonds transaction can be made only via one particular uh, uh, bond or one particular bank, that is state bank, and that too through online transactions. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसा नहीं कि सालों भर बिकते रहते हैं और जब मर्जी आए जाके आप खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स नॉर्मली 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक बिकते हैं, इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। एंड टाइम टू टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिक सकते हैं इफ एनी स्पेसिफाइड ऑर्डर इज रिलीज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इशू क्या है वो मैंने आपको बताया, एनोनिमिटी, इसको लेकर के काफी ज्यादा सिक्रेसी है। दैट इज वाई लोगों का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव बिकम अ मेथड टू रूट ब्लैक मनी इनटू पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल ट्रस्ट्स वर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, और इसको लेकर के फिर कई सारे पिटिशंस फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में। 2018 से ही जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया गया ऑन द ग्राउंड दैट कॉमन सिटीजन्स हैव राइट टू नो कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहां कहां से फंड मिल रहा है। दिस इज आवर राइट, दिस इज द मेन आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस पिटिशन हैज बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में
हाल फिलहाल में सुनवाई हुई इन पेटिशंस पे अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दोनों पक्षों ने अपना अपना साइड रखा। ऑफ कोर्स सरकार के साइड से अटॉर्नी जनरल ने इस बात को रिजेक्ट किया कि लोगों का जो राइट टू नो है, दैट इज ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, दैट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो सिटीजन्स राइट टू नो इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज पर सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की बातें सुनी हैं, और द कोर्ट हैज रिजर्व्ड इट्स जजमेंट ऑन द इश्यू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स कि उसमें कितना इंफॉर्मेशन कॉमन सिटीजन को दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए कोर्ट ने इस मामले पे अपना फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया है, सुनाया नहीं है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। पूरा हिंट्स भी हमने दे दिया है। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज अटेम्प्ट द क्वेश्चन, राइट इट एंड देन कंपेयर इट with the answer. The next article is about India's Energy Conservation Building Code. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक 1.5 या 2 घंटे का सेशन दिया था इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट पे। वो सेशन आपने देखा होगा। वहां पे मैंने आपको बताया था योम किपुर वॉर के बारे में, जो 1973 में लड़ा गया इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में, पैलेस्टीनियन कंट्रीज के बीच में। तो मेनली पहले पैलेस्टीनियन कंट्रीज ने अटैक किया योम किपुर सेलिब्रेशंस के दौरान, दैट इज न्यू ईयर ऑफ इजरायली पीपल, जूस पॉपुलेशन। तो 1973 में योम किपुर वॉर के बाद यूएस सपोर्टेड इजराइल, और इस कारण से इजराइल वाज एबल टू डिफीट द पैलेस्टीनियन कंट्रीज लाइक इजिप्ट, जॉर्डन एंड ऑल। इस कारण से तमाम पैलेस्टीनियन या अरबिक कंट्री जो है काफी नाराज हो गए, और उनको ये बात समझ आ गई कि इट इज नॉट इजराइल बट द यूएस विच इज helping Israel, which is making this country Israel capable enough to defeat them. Otherwise, Israel alone is not capable of defeating them. And then started the series of embargo restriction on selling oil to the US. और इस, क्योंकि अरबिक कंट्रीज ने फैसला किया कि इजराइल को नहीं, पहले यूएस को सबक सिखाएंगे, और फिर यूएस के ऊपर उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया। दैट लेड टू अ लॉट ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन ग्लोबल मार्केट। यूएस के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, एनर्जी क्राइसिस मेनली आ गया था। एंड देन यूएस हैड अ स्पेशल डील विथ अरबिक कंट्रीज एंड ऑल, जहां पे इट वाज विलिंग टू पे एन एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, बहुत ज्यादा प्राइस दे करके यूएस ने वापस से ऑयल खरीदना शुरू किया। मुद्दा ये है कि 1973 का जो एनर्जी क्राइसिस है, दैट वाज अ लेसन फॉर द यूएस एंड इट्स allies in Europe. And then these countries together created an international organization, IEA, International Energy Agency, in order to deal with such a situation in future. कि अगर कोई भी एनर्जी क्राइसिस आती है तो दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प इन डीलिंग विद सच सिचुएशन इन फ्यूचर। तो आईईए को मिलके बनाया है ओईसीडी कंट्रीज ने। ओईसीडी कंट्रीज कौन है वो हम अगले स्लाइड पे देखेंगे, बट दीज ओईसीडी कंट्रीज वेर द वन हु वर मोस्टली अफेक्टेड बाय द ऑयल एम्बार्गो बाय द अरबिक कंट्रीज। ओईसीडी कंट्रीज ने मिलकर के आईईए बनाया ताकि फ्यूचर में इस तरह के एनर्जी शॉक से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। आईईए के मौजूदा टाइम में 30 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया is not a member of IEA. India enjoys associate member status of IEA. जैसा कि मैंने आपको बताया, OECD कंट्रीज ने मिलकर के IEA बनाया है। तो OECD is basically group of 37 countries which are who are very rich in general and they are mostly from Europe. तो उसके अलावा देर आर 5 कंट्रीज फ्रॉम अमेरिका, ये तमाम कंट्रीज यूरोप से हैं। उसके अलावा देर आर फ्रॉम अमेरिका एंड देन 2 कंट्रीज फ्रॉम मिडिल ईस्ट ऑल्सो, इजराइल एंड टर्की। ये सब मिलकर के बनाते हैं OECD। दीज आर जनरली रिच इकोनॉमीज हैविंग हाई HDI, हाई इनकम इकोनॉमीज। OECD कंट्रीज ने मिलकर के IEA बनाया इन ऑर्डर टू अवॉइड द एनर्जी शॉक दैट वाज फेल्ट बाय दीज कंट्रीज इन 1973। OECD की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जैसे कि
गवर्नमेंट एट ग्लांस रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, ये सब पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है। आईईए की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो 1973 में बनाई, उसकी एक रिपोर्ट होती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। उस वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के 2023 के एडिशन में, यानी कि इस साल के एडिशन में, एक स्पेशल मेंशन किया गया है इंडिया के इनिशिएटिव का, इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इंडियाज ईसीबीसी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड दैट वाज ब्रॉट इन 2017। तो ईसीबीसी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया was brought in 2007 only, but it was further updated in 2017. It was brought by Bureau of Energy Efficiency, which works under Ministry of Power. ये ईसीबीसी जो है वो मेनली कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर क्या एनर्जी कंजर्वेशन के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसको रिलीज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। ईसीबीसी इज बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन कॉमर्शियल buildings. The CCBC, as I said, has been created by Bureau of Energy Efficiency, which comes under Ministry of Power. और ECBC के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से कम 25 से लेकर के 50% तक की एनर्जी सेविंग होती है। न्यूज ये है कि भारत का ये जो ECBC स्टैंडर्ड है, इसकी काफी तारीफ की है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 ने, विच इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि ईसीबीसी जैसा जो स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर, विच इज वेरी रेयर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, नॉट जनरली सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Global TB Report 2023. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology point of view. टीबी से रिलेटेड पहले भी इस साल हमने आर्टिकल्स कवर किए हैं, जहां मैंने आपको बताया कि टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम। इसमें मेनली लंग्स इन्फेक्ट होता है, बट इन सर्टेन केसेस brain and other body organs can also be infected by this bacteria, but it mostly affects lungs. इंडिया के अंदर टीबी का बर्डन काफी ज्यादा है, टीबी के केसेस काफी ज्यादा है, इसीलिए भारत सरकार एक इनिशिएटिव चलाती है डॉट्स प्रोग्राम, which aims at making India free from TB। और इस डॉट्स प्रोग्राम के अंतर्गत टीबी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं टीबी पेशेंट्स को। भारत का तो एम है टू एलिमिनेट टीबी कंप्लीटली बाय 2025। टीबी के लिए अकेला एक वैक्सीन आता है, ओनली वैक्सीन अवेलेबल फॉर टीबी इज बीसीजी। तो इंडिया का टारगेट तो है कि 2025 तक टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए, बट अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2023 का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट देखा जाए तो दुनिया भर के ज्यादातर जो टीबी के केसेस हैं दे बिलोंग टू इंडिया। इनफैक्ट दुनिया भर का जितने भी टीबी का केसेस है उसमें से अकेला 27% इंडिया को बिलोंग करता है। तो दैट वुड नॉट बी रॉन्ग इफ वी से दैट इंडिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी वर्ल्ड टीबी capital despite having a target of eliminating TB completely by 2025। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्ट्रेटजी टू सेव देवहन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देवहन के बारे में तो आप जानते हैं, व्हाइट विंग्ड वुड डक ऑल्सो नोन एज स्टेट बर्ड ऑफ असम। इसको 2003 में स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया। इनफैक्ट डिब्रू सैखोवा was declared as wildlife sanctuary, later known as or declared national park, only in order to protect this bird। तो ये बर्ड काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे स्टेट के लिए, स्टेट के कल्चर के लिए। तो इस बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए डिब्रू सैखोवा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, बाद में नेशनल पार्क बनाया गया। पहले तो इस बर्ड की संख्या काफी ज्यादा दिखती थी पूरे इंडिया भर, खासकर अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर रीजन में तो खूब सारे दिखते थे। बट करेंट एस्टिमेशन ऑफ WTI रिवील्स की इन बर्ड्स की पॉपुलेशन 400 से भी कम हो गई है ओवरऑल इंडिया के अंदर। दैट मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ दिस बर्ड इज फास्टली डिक्लाइनिंग एंड दैट इज द रीजन वाई स्टेट बर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आसाम, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आसाम ने WTI के साथ मिल करके अब व्हाइट विंग वुड
डक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जीवन प्रणाम। अगेन असम इशूज, जीएस पेपर 5 से रिलेटेड है ये टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली जो पेंशनर्स होते हैं उनको हर साल अपना एक लाइफ सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होता है। जो भी पेंशन स्कीम के बेनिफिशियरीज होते हैं या गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में रहे हैं, फिर बाद में अब उनको सरकार पेंशन दे रही है, तो उनको हर साल उनको एक लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कराना होता है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दे आर अलाइव, सो दैट टू गेट इंटाइटल्ड अबाउट और टू गेट इंटाइटल्ड ऑफ द पेंशन बेनिफिट। तो उसके लिए उनको काफ़ी तकलीफ होती है, सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, फिर जाकर के पेंशन सर्टिफिकेट बनता है। अब ये पेंशन सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन बन सकता है थ्रू दिस न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है जीवन प्रमाण, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। सो इसके अंतर्गत नाउ पेंशनर्स कैन गो टू regional pension seva kendra and there they can digitally get their pension life certificate verified and released। उसके अलावा ऑनलाइन भी ऐप के थ्रू ये सेल्फ सर्टिफाई करके वो जीवन प्रमाण पत्र ले सकते हैं। सो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन असम बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ट्रेनिंग एंड पेंशन एंड ग्रीवेंस डिपार्टमेंट। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल, मिशन सद्भावना एंड ऑल, इस तरीके से दीज कुड बी एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस। टॉपिक आंसर होगा आंसर सी एंड प्रोजेक्ट कुसा इज फॉर ऑफ कोर्स बिल्डिंग लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।